प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है ई विद्या क्लासेज में। और आज आपको कक्षा 11 में यूनिट नंबर 6 लेक्चर नंबर 2 पढ़ाया जाएगा। और इसे पढ़ाने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इतने मन से, इतने ध्यान से लेक्चर को सुन रहे हैं। और ये ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है जो विद्यार्थी ट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें ये फ्री क्लासेज कराई जा रही हैं। और इन क्लासों के माध्यम से आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं अपने एग्जाम में, ऐसा मेरा दावा है। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 6 इक्विलिब्रियम में साम्य अवस्था में आपको लेक्चर नंबर 2 पढ़ा रहे हैं। और इस लेक्चर में आज आप सीखेंगे, सीखेंगे केपी और केसी में संबंध क्या होता है, ला साते ले का नियम क्या है और बहुत सारी बातें। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आज आपको सिखाया जाएगा केपी और केसी में संबंध। केपी तथा केसी में संबंध। केपी और केसी में संबंध, ये आपको आज सिखाया जाएगा बच्चों। प्यारे बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे देखिएगा। सबसे पहले इसके लिए हम एक लिखेंगे इक्वेशन ए प्लस बी सी प्लस डी, इसका ए मोल, बी मोल, सी मोल, डी मोल। अब इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ से कि जब हम केसी निकालते थे तो हमने पीछे प्रूफ रखा था केसी के बारे में। अब हम केपी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो आएगा केपी और केसी में संबंध निकल कर, तो केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन होता है, ये संबंध निकल कर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर डेल्टा एन जो लिखेंगे हम सी प्लस डी, मतलब सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, इनके मोल। तो के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये संबंध निकल आएगा केपी और केसी में। तो केपी और केसी में ये संबंध यहाँ पर निकल कर आएगा, जो आपको याद कर लेना है। तो यदि आपको इक्वेशन आती है, वो कहते हैं इक्वेशन देकर कि इसमें बताइए केपी और केसी में क्या संबंध होगा, रिलेशन ये होगा। आपसे कहा N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3। इसके लिए केपी और केसी में क्या संबंध है, केपी व केसी में संबंध बताओ, क्या संबंध है। तो हम कैसे करेंगे देखिएगा। इसके लिए केपी और केसी में क्या संबंध है, हम कैसे पता लगाएंगे इसके लिए। इसमें डेल्टा एन निकालेंगे। डेल्टा एन बराबर नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट। कितने प्रोडक्ट हमारे पास, 3। कितने रिएक्टेंट हमारे पास, 2। कितना हो गया बताओ जरा, 1 बन गया। तो केपी इक्वल टू क्या बना, केसी और
आर टी की पावर क्या बना 1। वो देखिएगा क्वेश्चन 2SO2 प्लस 2SO2 प्लस O2 प्लस Kc इक्वल टू Kc आर टी की पावर डेल्टा एन हो गया। डेल्टा एन क्या होगा? डेल्टा एन होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट। Kc इक्वल टू Kc निकालने से पहले कितने प्रोडक्ट है इसमें? 2। कितने रिएक्टेंट है? 3। कितना हो गया? -1 हो गया। क्या बन जाएगा यहाँ पर? Kc बराबर Kc आर टी की पावर -1। इसमें एक बार देखिएगा N2 प्लस 3H2 बराबर 3। Kp बराबर Kc आर टी की पावर डेल्टा एन। यहाँ डेल्टा एन क्या आ गया? 2 - 4 2 तो ये वाले 3 और 4 ये वाले। तो क्या बन गया हमारे पास? Kc बराबर Kc आर टी की पावर -2। एक आपको CCl5 CCl3 प्लस Cl2 Kc बराबर Kc आर टी की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन कितना हो गया? 2 - 1 बराबर 2 बन गया। क्या बन जाएगा? Kc बराबर Kc आर टी पावर। दोस्तों इस प्रकार से आप एक जोड़ आपको मैं H2 प्लस I2 बराबर 2HI। डेल्टा एन इसलिए कितने प्रोडक्ट हैं? 2। रिएक्टेंट 2 ही है यहाँ पर। कितना हो गया? 0। Kp बराबर Kc आर टी की पावर डेल्टा एन। Kp बराबर Kc आर टी की पावर 0। क्या बन जाएगा बताओ जरा? बन जाएगा Kp बराबर Kc। यह है आपके लिए। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप यहाँ पर Kp और Kc फाइंड कर सकते हैं। और अब आपको सिखाता हूँ कि यूनिट कैसे निकालेंगे। आपको इसमें दे दी गई, मान लिया N2 3H2 आपको कहा गया दी गई इक्वेशन के लिए Kc की यूनिट क्या होती है। तो Kc की यूनिट निकालेंगे जब हम तो कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले तो आप इसमें डेल्टा एन निकालेंगे। डेल्टा एन हो गया नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट। तो उत्पादक संख्या माइनस अभिकारकों की संख्या -2 आ गया। इसके बाद लिखेंगे मात्रा इसका मोल लीटर की पावर डेल्टा एन। कितना जाएगा? मोल अपॉन लीटर की पावर -2। मोल की पावर -2 और लीटर की पावर 2। ये इसकी यूनिट बन जाएगी। या इसकी यूनिट आप यूज कर सकते हैं
मोल अपॉन लीटर क्या होती है, सांद्रता की पावर माइनस, ये भी यूनिट चल जाएगी इसको, ये भी यूनिट चलेगी। अगर यही पूछता कि N2 के लिए Kp कमा क्या था, वायुमंडल की पावर डेल्टा एन, हमने अभी अभी डेल्टा निकाला था 2 - 4 - 2, क्या बन गया, वायुमंडल की पावर माइनस। अगर केपी को पूछता तो केपी का मात्रा क्या बन जाएगा, वायुमंडल की पावर -2। और ये इक्वेशन, अगली इक्वेशन है बच्चों 2SO2 + O2 2SO3 का मात्रा कैसे निकालेंगे, पहले तो हम निकालेंगे डेल्टा एन की वैल्यू, 2 - 3 कितनी हो गई, -1, और लिखेंगे हम मोल अपॉन लीटर की पावर एन, क्या बन जाएगा, मोल अपॉन लीटर की पावर -1, क्या बन जाएगा, मोल की पावर -1। अगर हम लिखिए सांद्रता के रूप में क्या बन जाएगा कि वैल्यू -1। अगर हम केपी का निकालेंगे तो निकालेंगे कि वायुमंडल की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन आपके सामने है और मिलेगा -1, ठीक है। तो हम इस प्रकार से यूनिट फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी यूनिट फाइंड करने के बाद, जब इसकी यूनिट फाइंड हो जाएगी तो यूनिट फाइंड जब कर लेंगे तो उसके बाद अब क्या करेंगे, देखिएगा ये तो यूनिट फाइंड हो गई। अभी और भी इक्वेशन है जिनकी हमें यूनिट फाइंड करनी है। जैसे इक्वेशन है H2 + I2 बराबर 2HI, तो इसमें Kp एंड Kc की यूनिट बतानी है हमें। कैसे बताएंगे Kc और Kp की यूनिट, सबसे पहले इस इक्वेशन के डेल्टा एन निकालते हैं, 2 - 2 बराबर 0 हो गया, दो प्रोडक्ट है और दो ही रिएक्टेंट है, तो Kp इक्वल टू होता है की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन यहां पर है 0, तो ये कोई मात्रक नहीं। अब कैसे निकालते हैं, मोल अपॉन की पावर डेल्टा एन, तो क्या बन जाएगा, मोल अपॉन लीटर की पावर 0, तो क्या बन जाएगा, कोई मात्रक नहीं।
तो इस प्रकार से इनके मात्रक हम फाइंड कर लेंगे बच्चों। अब आता है इसके बाद बड़ा ही इम्पोर्टेंट रूल है, इम्पोर्टेंट नियम है बच्चों, उसका नाम है ला साते लिए का नियम। ला साते लिए का नियम। ला साते लिए का नियम एक इम्पोर्टेंट नियम है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ये कहा था ला साते लिए ने, यदि साम्यावस्था पर ताप, दाब, सांद्रता या आयतन में परिवर्तन किया जाए तो साम्यावस्था उस ओर विस्थापित हो जाती है जिस ओर किए गए परिवर्तन का प्रभाव दूर किया जा सके। यदि साम्यावस्था पर ताप, दाब, सांद्रता या आयतन में कहीं भी परिवर्तन करते हैं तो साम्य अवस्था उस ओर विस्थापित हो जाती है बच्चों जिस ओर किए गए परिवर्तन का प्रभाव दूर हो सके। ताप परिवर्तन का प्रभाव। अगर हमसे कहा जाए कि ताप परिवर्तन का प्रभाव बताइए, याद रखना हमेशा, ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था ऊष्मा शोषी दिशा में विस्थापित हो जाती है। तथा ताप घटाने पर साम्यावस्था ऊष्मा क्षेपी दिशा में विस्थापित हो जाती है। दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था उस ओर विस्थापित
होती है जिस ओर गैसीय अणुओं की संख्या में कमी होती है। दाब घटाने पर साम्यावस्था उस और विस्थापित होती है जिस ओर गैस के अणु अधिक होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कैसे। इस एग्जांपल के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। बच्चों, क्वेश्चन दे दिया गया NH3 का निर्माण, कि NH3 का निर्माण हो रहा है और आप NH3 का निर्माण बताइए ताप और दाब में क्या परिवर्तन करना होगा। तो निर्माण कैसे होता है NH3 का? N2 + 3H2 = 2NH3 प्लस Q कैलोरी। तो ये अभिक्रिया उसमें 6P है। तो हम जब लिखेंगे ताप परिवर्तन का प्रभाव, तो ताप परिवर्तन का प्रभाव ये क्या दिखाई देगा? अमोनिया बनानी है हमें, तो साम्य आगे की ओर जाना चाहिए और आगे वैसे ही पॉजिटिव है टेम्परेचर। तो ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर को हमें घटाना होगा। ताप घटाने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा, जो अमोनिया के निर्माण में सहायक होगा। चलो, ये तो बात ताप की होगी। अब दाब देखते, दाब क्या होगा? दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ गैस के अणु कितने? 4, यहाँ कितने हैं? 2। तो दाब बढ़ाने पर साम्य अवस्था हमेशा उस दिशा में जाती है जिस ओर गैस के अणुओं की संख्या में कमी हो रही होती है। अब आगे की ओर तो गैस के अणु कितने हैं? 2 हैं, और पीछे कितने हैं? 4 हैं। यदि हम दाब को बढ़ाएंगे तो साम्य अवस्था कहाँ चली जाएगी? तो ये साम्य अवस्था आगे की ओर विस्थापित होने लगेगी, और जब ये साम्य आगे की ओर शिफ्ट होगा तो अमोनिया का निर्माण तो होना ही है। फिर दाब बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगा। अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि अग्र दिशा में
गैस के अणुओं की संख्या में कमी हो रही है, अतः अधिक दाब अमोनिया के निर्माण में सहायक होगा। तो अधिक दाब अमोनिया के निर्माण में सहायक क्यों होगा? क्योंकि जब हम इस रिएक्शन में आगे की ओर जा रहे थे तो अमोनिया के 2 अणु थे, पीछे 4 थे। तो दाब बढ़ाने पर साम्य उस ओर विस्थापित होता है जिस ओर गैसीय अणुओं की संख्या में कमी होती है। और गैसीय अणुओं की संख्या में कमी कहाँ हो रही थी? गैसीय अणुओं की संख्या में कमी आगे की ओर हो रही थी। तो दाब बढ़ाने पर साम्य आगे की ओर विस्थापित हो जाएगा, जिससे अमोनिया अधिक बनेगी। एग्जाम्पल एक और देखिएगा। SO3 का निर्माण। तो SO3 का निर्माण कैसे होता है? 2SO2 प्लस O2 बराबर 2SO3, ये हो गया। तो अब इसमें बताइए ताप परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा? ताप परिवर्तन का, अगर हमें अमोनिया का निर्माण अधिक करना है, यदि हमें SO3 का निर्माण अधिक करना है और हमें SO3 को बनाना है तो हमें ताप में क्या परिवर्तन करना होगा? अब हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि ये जो अभिक्रिया है जिसमें SO3 बन रहा है, ये ऊष्माक्षेपी है या अभिक्रिया ऊष्माशोषी है? तो हमने देखा अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, आगे पॉजिटिव है, इसलिए तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम? अगर हमें साम्य आगे की ओर जाएगा तो ये तो SO3 बनेगा। तो साम्य आगे की ओर कब जाएगा? जब ताप को हम कम कर देंगे, क्योंकि आगे पॉजिटिव है। तो ताप कम करना होगा, पहली कंडीशन तो ताप घटाना होगा, क्योंकि जब ताप घटाएंगे तभी तो साम्य आगे की ओर शिफ्ट होगा। चलो, ये तो ताप की बात हो गई। आप बताएंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ेगा? हमने सिखाया था आपको कि दाब बढ़ाने पर साम्य उस ओर विस्थापित होगा जहां गैस के अणुओं की संख्या में कमी हो रही हो। तो हमें चेक करना है कि जो अभिक्रिया हमें दी गई है इसमें गैस के अणु कितने हैं और आगे व पश्चिम में कितने कितने हैं। तो गैस के अणु देखें तो आगे की ओर 2 अणु हैं गैस के, और पीछे की ओर 2 और 1 3 गैस के अणु हैं। तो हमने बताया गया था लासाते लेन नियम में कि कि दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जहां गैसीय अणुओं की संख्या में कमी होती है। तो गैसीय अणुओं की संख्या में कमी कहाँ हो रही है? आगे की ओर हो रही है। तो इस कंडीशन में हमें दाब को घटाना नहीं बल्कि बढ़ाना चाहिए। अगर हम दाब बढ़ाएंगे दाब बढ़ाना होगा, अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो साम्य कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? साम्य आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जब साम्य आगे की ओर शिफ्ट होगा तो SO3 का निर्माण भी ज़्यादा होगा और SO3 अधिक मात्रा में हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। ये तो आ गई
SO3 की। और देखते हैं क्वेश्चन में, और अभी देखिएगा। अब हम अगली क्वेश्चन चेक करते हैं बच्चों। H2 प्लस I2 Q कैलोरी, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आपको बताना ताप परिवर्तन का प्रभाव। ताप परिवर्तन के प्रभाव को आपको इस इक्वेशन में शो करना है कि आपको बताना कि ये अभिक्रिया में जब HI बनेगी, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, तो इसके बनने में ताप में हमें क्या परिवर्तन करना होगा। सोचिए, अभिक्रिया उसमें 6P है या 100C है? अभिक्रिया में 6P है। जब ऐसी कंडीशन हो, आगे पॉजिटिव हो, तो हमेशा ताप को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ताप घटाना होगा, पहली बात तो ताप घटाना होगा। जब ताप घटाएंगे तभी तो साम्य आगे की ओर शिफ्ट होगा, और जब साम्य आगे की ओर शिफ्ट होगा तो HI अधिक मात्रा में बनेगी। दूसरा, दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन के प्रभाव को समझिए। आपको बताया गया था कि दाब बढ़ाने पर साम्य उस ओर विस्थापित होता है जिस ओर किए गए परिवर्तन का प्रभाव दूर हो सके। अब आपको बताया गया था कि दाब बढ़ाने पर साम्य वहां जाएगा जहां गैस के अणुओं की संख्या में कमी हो रही हो। तो यहाँ गैस का एक अणु और दो अभिकारक में है और 2 ही उत्पाद में है। तो गैस के अणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है, कहीं कमी नहीं हो रही है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, जब गैस के अणुओं की संख्या दोनों जगह बराबर है, कहीं कोई इसमें कमी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, दाब परिवर्तन का साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब परिवर्तन का साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि दोनों तरफ अभिक्रिया में गैस के अणुओं की संख्या बराबर है। और देखिए क्वेश्चन, N2 प्लस O2 बराबर 2NO माइनस Q कैलोरी। तो बताइए ऐसी कंडीशन में, सॉरी बच्चों, ऐसी कंडीशन बताइए आप लोग कि इस अभिक्रिया में आप बताएंगे ताप और दाब परिवर्तन का इफेक्ट। ताप और दाब में क्या परिवर्तन करें, देखते हैं। अब ताप परिवर्तन का प्रभाव। बच्चों, ताप परिवर्तन का प्रभाव देख रहे हैं यहां पर हम, तो ये माइनस में है, अभिक्रिया माइनस में है, तो ताप बढ़ाएंगे तो साम्य कहां जाएगा, आगे की ओर शिफ्ट होगा, क्योंकि माइनस में है आपके, तो अधिक ताप सहायक होगा। अधिक ताप सहायक होगा NO के निर्माण में। तो NO के निर्माण में अधिक ताप सहायक होगा। तो अधिक ताप क्यों सहायक हुआ NO के निर्माण में? क्योंकि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, और जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो हमें ताप को बढ़ाना होगा, जिससे साम्य आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। दाब परिवर्तन का प्रभाव।
दाब बढ़ाने पर साम्य वहाँ जाता है जहाँ गैस के अणुओं की संख्या में कमी हो रही हो। और देखते हैं यहाँ गैस के अणु, एक, दो गैस के अणु यहाँ है और दो गैस के अणु यहाँ है। तो गैस के अणुओं की संख्या में तो कहीं परिवर्तन हो ही नहीं रहा। जब गैस के अणुओं की संख्या में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो दाब परिवर्तन का यहाँ कोई प्रभाव पड़ने वाला है ही नहीं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभिक्रिया में अग्र व पश्च दोनों और गैस के अणुओं की संख्या बराबर है। जब दोनों तरफ गैस के अणुओं की संख्या बराबर आएगी तो प्रभाव क्यों पड़ेगा इसका भाई? कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका, समझे? तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं कि दाब और ताप परिवर्तन का साम्य अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बताया गया था लासातल नियम। तो आपने अभी तक रासायनिक साम्य के ऊपर इसे पढ़ा। अगर भौतिक साम्य हो तो कैसे करेंगे? एग्जाम्पल समझाता हूँ भौतिक साम्य का एक आपको मैं। जल से बन गया बर्फ, तो ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा? साम्य आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा या पीछे की ओर शिफ्ट होगा? जल से जब बर्फ बनता है तो ताप को घटाना होगा, तब बर्फ अधिक बनेगा। ताप क्या करेंगे? घटाने पर। और दाब में क्या करेंगे? बर्फ का आयतन ज़्यादा होता है, जल का कम होता है, इसलिए दाब को भी घटाएंगे। दोनों ही कंडीशन में आपको घटाना पड़ेगा, ताप भी और दाब भी, तब जाकर ये कंडीशन बनेगी। अब मैं कर दूं यहाँ जल से वाष्प, तो ताप क्या करोगे? बढ़ा दोगे। और दाब क्या कर दोगे? वाष्प का आयतन ज़्यादा होता है, जल का कम होता है, दाब को घटाने पर दोनों कंडीशन में साम्य आगे की ओर जाएगा और वाष्प ज़्यादा बनेंगी। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको अब इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 था ये रासायनिक साम्य अवस्था का, तो इस लेक्चर में आपको जो ये बातें बताई गई रासायनिक साम्य अवस्था में लासा-तले का नियम, ये इतना इम्पोर्टेंट नियम है कि आपको कंपटीशन में भी ये आपको वहाँ पर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, अब आप इन सभी लेक्चर्स को बहुत ध्यान से एक बार रीड करेंगे, सभी वीडियो को देखेंगे और इन वीडियो का लाभ उठाएंगे, और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं आपके, उन एग्ज़ामों में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाली हैं जो बच्चे ट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इन वीडियो को देखें और अपने अच्छे अंक प्राप्त करें। तो तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू।